शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर। अगर आपने ऑलरेडी इस सीरीज के एपिसोड पे एपिसोड रिकैप्स को देखा है तो ये वाला वीडियो स्किप कर देना। अगर चैनल पर नए हो, ये सारी स्टोरी को फिर से एंजॉय करना है तो कंटिन्यू। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की इस नए एनिमेटेड शो में हम हमारे फेवरेट एवेंजर्स की अल्टरनेट स्टोरी लाइन देखेंगे। लोकी सीजन फिनाले ने एमसीयू में ऑफिशियली मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। मल्टीपल यूनिवर्स मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज। वॉचर हमें इन्हीं अल्टरनेट टाइमलाइन वाले इवेंट्स की कहानियां सुनाएगा। एपिसोड 1, What if कैप्टन कार्टर वर द फर्स्ट एवेंजर। इस अल्टरनेट यूनिवर्स में प्रोजेक्ट रीबर्थ तक तो सब ठीक चला था। हावर्ड स्टार्क स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर सीरम देकर फर्स्ट एवेंजर बनाने वाले थे, पर तभी पेगी कार्टर की एक चॉइस की वजह से यहाँ सब कुछ चेंज हो गया। स्टीव पर जब प्रोजेक्ट रीबर्थ वाला एक्सपेरिमेंट चला था तब पेगी ने वीविंग बूथ में जाने के बजाय वहीं स्टीव के पास खड़े होने का डिसीजन लिया। एक्सपेरिमेंट के दौरान हाइड्रा एजेंट हाइंस क्रूगर ने लैब में एक्सप्लोजन करके अब्राहम अस्काइन को मार दिया। स्टीव अपने वेसल से बाहर निकलकर क्रूगर से लड़ने चला गया, बट फिर क्रूगर ने उसे गोली मारकर इंजर्ड कर दिया। स्टीव रॉजर्स को जख्मी करके क्रूगर सुपर सोल्जर सीरम चुराकर भागने वाला था, बट तभी पेगी कार्टर ने उसे रोक लिया। अगर प्रोजेक्ट रीबर्थ को बचाना है तो किसी न किसी को फौरन वेसल के अंदर जाकर एक्सपेरिमेंट पूरा करना होगा। इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। स्टीव एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करने की हालत में नहीं और स्टार्क ने अंदर जाने से मना कर दिया। तो प्रोजेक्ट रीबर्थ को बचाने कर्नल के मना करने के बावजूद भी एजेंट पेगी कार्टर ने सीरम ले लिया और इस तरह से इस अल्टरनेट यूनिवर्स में कैप्टन कार्टर बनी द फर्स्ट एवेंजर। कर्नल जॉन फ्लिन को यह बात जरा भी पसंद नहीं थी कि इतना सारा खर्चा करने के बाद स्टार्क ने एक फीमेल पर सुपर सोल्जर सीरम वेस्ट कर दिया। ये वर्ल्ड वॉर 2 का जमाना है। उस वक्त जबरदस्त जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वुमेन्स को फील्ड में जाने की इजाजत नहीं थी। कर्नल पेगी के खून के सैंपल लेकर सीरम को फिर से बनाना चाहता था, बट हावर्ड को पूरा यकीन था कि पेगी सुपर सोल्जर बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। रिकवरी के दौरान स्टीव ने पेगी को अपने दोस्त बकी बार्न्स के बारे में बताया, जो फिलहाल यूरोप में नाजीज से लड़ रहा था। हाइड्रा के लीडर यूहान श्मिट ने नॉर्वे जाकर टेसरैक्ट को अपने कब्जे में ले लिया। टेसरैक्ट से निकलने वाले गामा रेडिएशन की मदद से हावर्ड और पेगी ने श्मिट की लोकेशन को ढूंढ लिया, बट कर्नल इस मिशन पर अपने कोई सोल्जर भेजने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। यह सुनकर पेगी को बहुत बुरा लगा। फिर पेगी का हौसला बढ़ाने हावर्ड स्टार्क ने उसे वाइब्रेनियम से बनी शील्ड और कैप्टन ब्रिटेन वाला कॉस्ट्यूम दिया। तो टेक्निकली कैप्टन कार्टर को हम फीमेल कैप्टन अमेरिका नहीं बुला सकते। शी इज मोर लाइक कैप्टन ब्रिटेन। फिर पेगी कार्टर ने सिंगल हैंडेडली हाइड्रा के कॉन्वॉय पर हमला करके टेसरैक्ट के साथ साथ आर्निम जोला को अपने कब्जे में ले लिया। यह देखकर कर्नल को जबरदस्ती पेगी कार्टर को कैप्टन का ओहदा देना पड़ा। कैप्टन कार्टर। हावर्ड स्टार्क ने टेसरैक्ट पर रिसर्च करके उसकी मदद से स्टीव के लिए मैकेनिकल सूट बनाया, हाइड्रा स्टॉम्पर। फिर कैप्टन कार्टर और हाइड्रा स्टॉम्पर ने साथ मिलकर बकी बार्न्स और उसकी टीम को हाइड्रा की कैद से छुड़ा लिया। इसके बाद कैप्टन कार्टर और स्टीव की जोड़ी साथ मिलकर धड़ाधड़ हाइड्रा का सफाया करने लगे। कर्नल को भी अब कार्टर के फीमेल होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेसिडेंट खुश तो कर्नल भी खुश। एडोल्फ हिटलर से श्मिट की मनमानी देखी नहीं गई। उसने फौरन अपने आदमियों को भेजकर श्मिट को वापस बर्लिन आने को कहा, बट स्मिथ एके रेड स्कल अब अपने आप को भगवान मानने लग गया था। उसने हिटलर के आदमियों को मारकर हाइड्रा की सेपरेट टीम बना ली। हाइड्रा गैंग सिर्फ अब रेड स्कल को ही अपना लीडर मानेगी। जल्द ही रेड स्कल स्पेस से बुलाए मॉन्स्टर की मदद से सारी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। पेगी और स्टीव प्रोफेशनल लाइफ से ब्रेक लेकर थोड़ा पर्सनल टाइम बिता रहे थे कि तभी एंड मोमेंट पर वहां पर स्टार्क ने आकर सारा मूड खराब कर दिया। इन्हें मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हाइड्रा का लीडर रेड स्कल इस ट्रेन पर सवार था। रेड स्कल को पकड़ लिया तो ये लोग वॉर को रोक सकते हैं। हाइड्रा स्टॉम्पर ने ट्रेन के सामने जाकर उसकी स्पीड कम कर ली तो कैप्टन कार्टर और बाकी के मेंबर्स वायर्स के जरिए ट्रेन पर चढ़ गए। ट्रेन की तलाशी लेते वक्त स्टीव को पता चला कि ये लोग सीधा हाइड्रा के जाल में फंस गए। रेड स्कल ने सारे ट्रेन में बम लगा रखे थे। इससे पहले कि स्टीव बाकी टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म कर पाए, ट्रेन में धमाका हो गया। कैप्टन कार्टर, बकी और बाकी लोग तो बच गए, पर देख के लग रहा था कि शायद स्टीव धमाके में मारा गया। स्टीव को खोने के बाद कैप्टन कार्टर ने गुस्से में आर्निम जोला को टॉर्चर करके उससे सारी इंफॉर्मेशन उगलवा ली। जोला ने बताया कि रेड स्कल अपने कासल में टेसरैक्ट की मदद से किसी स्पेस मॉन्स्टर को यहाँ टेलीपोर्ट करना चाहता है। कैप्टन कार्टर फौरन एक काम चलाओ टीम बनाकर रेड स्कल को रोकने चली गई। हावर्ड स्टार्क भी इनके साथ चला गया, जस्ट इन केस अगर इन्हें उसकी बिग ब्रेन की जरूरत पड़े। कासल पहुंचते ये लोग 2 टीम में बट गए। कैप्टन कार्टर और स्टार्क रेड स्कल को ढूंढने जाएंगे और बाकी गैंग नीचे जाकर हाइड्रा सोल्जर्स का सफाया करेंगे। इनके यहाँ पहुंचने में काफी देर हो गई। रेड स्कल ने टेसरैक्ट की मदद से पोर्टल को ओपन करके उस मॉन्स्टर को आजाद कर दिया, बट फिर उस टेंटिकल वाले मॉन्स्टर ने कार्टर की आंखों के सामने रेड स्कल को ही मार दिया। वाह। नीचे कासल की तलाशी लेते वक्त बकी को स्टीव रॉजर्स और हाइड्रा स्टॉम्पर मिले। स्टीव जिंदा है, बट अब क्योंकि रेड स्कल ने हाइड्रा स्टॉम्पर में लगे टेसरैक्ट को निकाल दिया था, ये लोग सूट को ज्यादा देर तक पावर नहीं दे सकते।
स्टीव ने पावर जनरेटर की मदद से सूट को काम चलाओ लेवल तक चार्ज किया और कार्टर की मदद करने ऊपर चला गया। कंट्रोल पैनल्स के सारे कंट्रोल जर्मन में रहने की वजह से स्टार्क पोर्टल को क्लोज नहीं कर पा रहा था। स्टार्क ने किसी तरह जुगाड़ लगाकर पोर्टल को रिवर्स कर दिया ताकि वह मॉन्स्टर फोर्स से अंदर चला जाए। पोर्टल के रिवर्स होते ही मॉन्स्टर ने जोरदार चीख लगाई। स्टीव रॉजर्स ने फौरन सबको कासल से बाहर निकाला और पेगी की मदद करने वापस अंदर चला गया। पोर्टल के रिवर्स होने के बावजूद भी मॉन्स्टर अंदर जाने को तैयार नहीं था। कैप्टन कार्टर समझ गई कि इस मॉन्स्टर को दुनिया से बचाने का बस अब एक ही तरीका है। उस मॉन्स्टर को ढकेलते हुए कार्टर को खुद उस पोर्टल के पार जाना होगा। इस अल्टीमेट सैक्रिफाइस को अंजाम देने से पहले कार्टर ने स्टीव से वादा किया कि वह जरूर वापस आकर स्टीव के साथ डांस डेट पर जाएगी। मॉन्स्टर को पोर्टल में ढकेलने के बाद पेगी कार्टर दूसरे पोर्टल से बाहर आ गई। यहाँ फ्यूचर में निक फ्यूरी और क्लिंट बार्टन टेसरैक्ट को टेस्ट कर रहे थे। पोर्टल से बाहर आते ही कार्टर ने इनसे स्टीव के बारे में पूछा। यह सुनकर निक फ्यूरी ने कार्टर को बताया कि वॉर तो 70 साल पहले खत्म हो गया। पेगी ने स्टीव को तो खो दिया, बट वो ये सोचकर खुश थी कि चलो इतने बड़े सेक्रीफाइस के बाद आखिर वो वॉर तो जीत गए। तो इस तरह से इस यूनिवर्स में निक फ्यूरी को उसकी फर्स्ट एवेंजर मिली और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। व्हाट इफ टिचाना बिकेम अ स्टार लॉर्ड। टिचाना ने प्लैनेट मोराग पर रखे ऑब को चुरा लिया कि तभी उसका सामना कोराथ की गैंग से हुआ। ये लोग यहाँ पर रोनन द एक्यूजर के लिए ऑब चुराने आए थे। फिर हमने देखा कि इस रियलिटी का कोराथ टिचाना एक स्टार लॉर्ड का बहुत बड़ा फैन है। ओरिजिनल टाइमलाइन वाले कोराथ को तो स्टार लॉर्ड का नाम तक नहीं पता था। अपने आइडल को सामने देखकर कोराथ ने पार्टी बदल दी। ये भी अब स्टार लॉर्ड की टीम को ज्वाइन करना चाहता था, बट स्टार लॉर्ड के मना करने के बाद कोराथ को जबरदस्ती उससे लड़ना पड़ा। झूठ मूठ की WWE स्टाइल फाइटिंग। टिचाना से लड़ते हुए कोराथ शॉक लगकर बेहोश हो गया। रोनन के पीछे सिपाहियों में सिर्फ कोराथ ही टिचाना का फैन था, बाकी सब तो यहाँ उसे मारकर ऑब लेने आए थे। बट लेजेंडरी आउटलॉ स्टार लॉर्ड बड़ी आसानी से सबको हराकर ऑब के साथ बाहर चला गया। जाते जाते इसने कोराथ को भी ले लिया। न्यू रिक्रूट। बाहर आते ही रोनन की सकारान आर्मी ने स्टार लॉर्ड को घेर लिया, पर तभी योंडू ने इसे बचा लिया। टिचाना ने ये ऑब डाइंग प्लैनेट्स को बचाने के लिए चुराया था। तभी वॉचर ने हमें टिचाना की बैक स्टोरी दिखाई कि आखिर कैसे इस रियलिटी में वकांडा का प्रिंस स्टार लॉर्ड बना। छोटे टिचाना को वकांडा से बाहर निकलकर नई जगहों को एक्सप्लोर करना था। अपने पापा से डांट पड़ने के बावजूद भी टिचाना वकांडा की इनविजिबल शील्ड से निकलकर बाहर आ गया और ठीक उसी समय पर योंडू के भेजे रैवेजर्स ने छोटे टिचाला को किडनैप कर लिया। योंडू ये देखकर काफी गुस्सा था कि उसके आदमी सेलेस्टियल के बेटे पीटर क्विल के बदले किंग टिचाका के बेटे टिचाला को उठा लाए। पर फिर टिचाला का नई जगहों को एक्सप्लोर करने वाला पैशन देखकर योंडू ने उसे गोद ले लिया और रैवेजर्स का नया मेंबर बना दिया। तो इस तरह से कुछ भोंदू रैवेजर्स की एक गलती की वजह से इस रियलिटी में टिचाला स्टार लॉर्ड बना। ओके, ऑब को सक्सेसफुली अपने कब्जे में लेने के बाद रैवेजर्स पार्टी करने कॉन्ट्रैक्शिया चले गए। कोराथ की बताई सक्सेस स्टोरीज को सुन के ये पक्का हो गया कि ये वाला स्टार लॉर्ड अपने अच्छे कामों की वजह से गैलेक्सी में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है। टिचाना ने ड्रैक्स के प्लैनेट को क्री इन्वेजन से बचाकर ड्रैक्स की टाइमलाइन भी चेंज कर दी। ड्रैक्स अब कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्शिया के बार में काम करने वाला एक आम वर्कर है। यह स्टार लॉर्ड इतना माइटी है कि इसने बस बातों के जरिए थैनोस को तक सही रास्ता दिखा दिया। येप, थैनोस अपने जेनोसाइड वाले आइडिया को भुलाकर अब रैवेजर्स के साथ मिलकर काम करने लग गया। व्हाट? और हाँ, इस रियलिटी में नेबुला के लंबे घने बाल हैं। नेबुला के साथ बात करते हुए चाचा जी ने उसे बताया कि योंडू ने बचपन में ही टिचाला को वापस वकांडा लौटाने की कोशिश की थी, बट वकांडा में चली किसी वॉर की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। इसीलिए इतने सालों से टिचाला रैवेजर्स के साथ रह रहा था। फिर टिचाला का मूड ठीक करने नेबुला ने उसे नए मिशन पर जाने के लिए हायर कर लिया। तो थैनोस के गुड बॉय बनने के बाद द कलेक्टर ने उसकी जगह ले ली थी। कलेक्टर द ब्लैक ऑर्डर के साथ मिलकर गैलेक्सी का सबसे बड़ा गुंडा बन गया। नेबुला चाहती है कि रैवेजर्स नोवेयर जाकर कलेक्टर के वेयरहाउस से एम्बर्स ऑफ जेनेसिस को चुरा ले। एम्बर्स ऑफ जेनेसिस के पास कुछ ही कण किसी मरते हुए प्लैनेट को जिंदा करने की ताकत रखते हैं। एक बार ये इनके हाथ लग गया तो सोचो ये कितने सारे प्लैनेट्स और इकोसिस्टम्स को बचा सकते हैं। द कलेक्टर का नाम सुनने के बाद योंडू इस मिशन पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, बट फिर टिचाला ने उसे किसी तरह मना लिया। इनका प्लान काफी सिंपल है। नेबुला और योंडू कलेक्टर को ऑब देने के बहाने उससे मिलने जाएंगे, बट बॉक्स में ऑब की बजाय टिचाला छुपा होगा। थैनोस और बाकी के रैवेजर्स बाहर हल्ला मचाकर ब्लैक ऑर्डर का ध्यान भटकाएंगे ताकि उस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर टिचाला कलेक्टर के कलेक्शन में से एम्बर्स ऑफ जेनेसिस को चुरा ले। इनका प्लान ऑलमोस्ट काम कर गया और टिचाला सक्सेसफुली कलेक्टर के स्टोरेज में घुस गया। इतने सारे डब्बों में से एम्बर्स ऑफ जेनेसिस को ढूंढने टिचाला ने हॉर्ड द डक की मदद ली।
इसके पास डायरेक्शन सुनने का टाइम नहीं था, इसलिए टिचाला हॉर्ड को छुड़ाकर अपने साथ लेकर चला गया। लाइव नेविगेशन सिस्टम। बाहर रिवेंजर्स के मचाए डिस्ट्रक्शन को देखकर प्रॉक्सिमा मिडनाइट समझ गई कि दाल में जरूर कुछ काला है और इसने फौरन सारी बिल्डिंग को लॉक कर दिया ताकि कोई बाहर न निकल सके। टिचाला की मदद करने के बजाय हॉर्ड द डक बार में जाकर बैठ गया। सिक्योरिटी लॉकडाउन को देखकर टिचाला हॉर्ड के बिना ही आगे चला गया। एग्जीबिशन की तलाशी लेते वक्त टिचाला के नेकलेस के कांटेक्ट में आते ही वकांडा की एक शिप एक्टिवेट हो गई। टिचाला को इस रॉयल टैलन फाइटर के अंदर कुछ डोरा मिलाजे के पुतले और अपने पापा का छोड़ा मैसेज मिला। अपेरेंटली जिस दिन से टिचाला गायब हुआ था उसके पापा उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये फाइटर जेट भी कलेक्टर की कलेक्शन का हिस्सा बनने से पहले टिचाला को ढूंढने ही यहाँ आया था। मतलब योंडू ने टिचाला से झूठ कहा कि वकांडा तबाह हो गया। तभी नेबुलानी ने डबल क्रॉस करके टिचाला और सारे रेवेजर्स को कलेक्टर के हवाले कर दिया। नेबुलानी ने बताया कि कलेक्टर का उधार चुकाने वो टिचाला को फंसाकर यहाँ लाई थी। जेल के अंदर योंडू को देखकर टिचाला उस पर बरस पड़ा कि कैसे योंडू बचपन से इसे झूठी कहानियां सुनाते आ रहा है। योंडू ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की कि उसने यह सब टिचाला के एक्सप्लोरिंग पैशन की वजह से किया है, बट टिचाला उसकी एक सुनने को तैयार नहीं था। फिर कलेक्टर ने टिचाला को सबसे अलग करके अपनी कलेक्शन का हिस्सा बना लिया। टिचाला ने इसे चेतावनी दी कि आज तक कोई भी टिचाला को कैद नहीं कर पाया। कलेक्टर टिचाला के भाषण को इग्नोर करके वहां से चला गया, बट फिर टिचाला अपने नेकलेस की मदद से बॉक्स को तोड़कर बाहर आ गया। बाहर आते ही एबोनी मो ने उसे अपने जादू में जकड़ लिया, पर तभी टिचाला की कैद करने वाली स्पीच से इंस्पायर होकर कलेक्टर की गुलाम करीना ने मो को मार दिया और टिचाला को बचा लिया। उधर नेबुला ने रेवेजर्स को बताया कि उसने यहाँ आने से पहले टिचाला के साथ मिलकर कलेक्टर को ट्रिपल क्रॉस किया है। नेबुला पहले से ही रेवेजर्स के साइड थी। ये सब डबल क्रॉस करके कलेक्टर को फंसाने का प्लान टिचाला का ही था, ताकि सारे डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर नेबुला एम्बर्स ऑफ जेनेसिस को ढूंढ सके। नेबुला रेवेजर्स के साथ भागने की तैयारी में थी कि तभी इनके ऊपर ब्लैक ऑर्डर ने हमला कर दिया। दूसरी तरफ कलेक्टर ने टिचाला को रोक लिया। इस रियलिटी वाले कलेक्टर के पास भर भर के स्पेशल वेपन्स और आइटम्स थे, इंक्लूडिंग हेला का क्राउन। फिर गॉडेस ऑफ डेथ के पावर्स को हार्नेस करके कलेक्टर ने टिचाला के ऊपर तलवारों की बारिश कर दी। योंडू ने इसे रोकने की कोशिश की, बट फिर कलेक्टर ने उसका याका एरो तोड़ दिया। गुड बॉय थैनोस समझ गया था कि रेवेंजर्स को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालने का बस एक ही रास्ता है, उसे खुद पीछे रुककर ब्लैक ऑर्डर को बिजी रखना होगा। थोड़ी देर बाद ही ब्लैक ऑर्डर मैड टाइटन पर भारी पड़ने लगे। अपने अडॉप्टिव पापा की चीखें सुनने के बाद नेबुला उसे बचाने वापस चली गई। नेबुला ने ऑब्सीडियन को एम्बर्स खिलाकर जायंट पौधे में बदल दिया। धीरे धीरे यह पौधा तेजी से बढ़कर आसपास के सारे इलाके में फैलने लगा। थैनोस और नेबुला किसी तरह अपनी जान बचाकर रेवेंजर्स की शिप में बैठकर वहां से भाग निकले। उधर योंडू और टिचाला ने साथ मिलकर कलेक्टर को हरा दिया। टिचाला ने कलेक्टर को उसी के कलेक्शन बॉक्स में बंद करके सारा कंट्रोल करीना के हाथ में दे दिया और खुद योंडू के साथ रॉयल टोलन फाइटर में बैठकर वहां से चला गया। इनके यहाँ से जाने के बाद करीना ने सारे प्रिजनर्स को आजाद करके कलेक्टर को उनके हवाले कर दिया। वापस लौटते वक्त टिचाला ने योंडू को बताया कि उसने उसे माफ कर दिया। स्पेस ही टिचाला का नया घर है, बट योंडू ने उसे वापस वकांडा जाकर अपने पेरेंट्स से मिलने की सलाह दी और फिर टिचाला रेवेंजर्स को लेकर अपनी ओरिजिनल फैमिली से मिलने वकांडा चला गया। हैप्पी एंडिंग, और इज इट? एंड सीन में हमने देखा कि ईगो अपने जवान बेटे पीटर क्विल से मिलने वापस अर्थ पर आ गया। वॉचर के कहने के मुताबिक इनकी यह मुलाकात दुनिया की तबाही का कारण बन सकती है, बट उसके बारे में कभी और बात करेंगे। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। व्हाट इफ द वर्ल्ड लॉस्ट इट्स माइटिएस्ट हीरोज? एक ऐसे अल्टरनेट यूनिवर्स की कहानी जहां निक फ्यूरी का एवेंजर्स को असेंबल करने वाला आइडिया बस एक सपना ही बनकर रह गया। वेल, एटलीस्ट जिंदा एवेंजर्स को असेंबल करने का। मंडे, निक फ्यूरी और नताशा रोमानॉफ टोनी स्टार्क से मिलने इस आइकॉनिक डोनट शॉप चले गए। निक फ्यूरी टोनी को एवेंजर्स इनिशिएटिव का हिस्सा बनाना चाहता था। फ्यूरी को ऑलरेडी पता था कि मिस्टर स्टार्क का आर्क रिएक्टर अंदर से उसकी बॉडी में जहर फैला रहा था। फिर इसे पैलेडियम पॉइजनिंग से बचाने फ्यूरी के कहने पर नताशा ने टोनी को लिथियम डाइऑक्साइड का एंटीडोट दिया, बट इंजेक्शन के लगते ही टोनी स्टार्क ने दम तोड़ दिया और शील्ड ने नताशा को टोनी के मर्डर के जुर्म में पकड़ लिया। ट्यूसडे, एजेंट कोल्सन ने निक फ्यूरी को कॉल करके उन्हें मिले अननोन ऑब्जेक्ट के बारे में बताया। What is the name of Thor's hammer? Mjolnir? Jonathan? थॉर का हैमर जॉनथन। पर निक फ्यूरी यहाँ पर नताशा को स्ट्राइक फोर्स के हवाले करने में बिजी था। फ्यूरी को नताशा पर पूरा भरोसा था कि वो बेकसूर है, बट रूल्स आर रूल्स। नताशा को रोमुलो के साथ भेजने से पहले फ्यूरी ने चुपके से उसके हाथ में वो एंटीडोट वाली सीरीज थमा दी। रास्ते में नताशा बड़ी आसानी से स्ट्राइक फोर्स को कूटकर कॉनवॉय से भाग निकली, ताकि फ्यूरी के कहने के मुताबिक सीरीज की जांच करके टोनी स्टार्क के असली कातिल को पकड़ सके।
उसी रात थॉर अपने म्यूलियर को ढूंढते हुए शील्ड के रिमोट बेस में घुस गया। बार्टन थॉर पर निशाना साधे फ्यूरी के ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा था, बट फ्यूरी के मना करने के बावजूद भी बार्टन ने तीर से थॉर को मार दिया। थॉर के मरने के बाद शील्ड ने बार्टन को भी पकड़ लिया। बार्टन फुल डिप्रेशन में था कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। आज तक कभी इस तरह से बार्टन के हाथों से तीर नहीं फिसला था। जब फ्यूरी बार्टन से पूछताछ करने अंदर गया तब बार्टन भी उसकी आंखों के सामने मर गया। भाई ये चल क्या रहा है? एक एक करके फ्यूरी के फ्यूचर एवेंजर्स मरते ही जा रहे हैं। फ्यूरी समझ गया कि ये सुसाइड नहीं है, दाल में जरूर कुछ काला है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। वेडनेसडे, नताशा रॉस की बेटी बेटी रॉस से मिलने कुल्वर यूनिवर्सिटी चली गई ताकि इसकी मदद से नताशा सिरिंज पर रिसर्च कर सके। बेटी ने सिरिंज को चेक करके बताया कि वो एंटीडोट कभी सिरिंज से बाहर निकला ही नहीं। किसी ने शायद नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इस सिरिंज में प्रोजेक्टाइल लगा दिया था, क्योंकि सिरिंज की कंडीशन को देख के लग रहा था कि इसके अंदर से कोई छोटी सी चीज तेजी से फायर की गई है, मे बी माइक्रो बुलेट। तभी फ्यूरी ने नताशा को कॉल करके बार्टन के मौत की खबर सुनाई। फ्यूरी को पूरा यकीन था कि कोई है जो एक एक करके इनके एवेंजर्स इनिशिएटिव प्रोग्राम वाले कैंडिडेट्स को टारगेट कर रहा था। लिस्ट में अगले दो नाम नताशा और ब्रूस बैनर के थे। फोन पर बात करते हुए नताशा ने भांप लिया कि ब्रूस तो यहीं पर बेटी के लैब में छुपा हुआ था। नताशा ब्रूस को लेकर फौरन वहां से कहीं दूर सेफ जगह जाने के लिए निकल पड़ी, पर तभी रॉस और उसकी आर्मी ने इनका रास्ता रोक लिया। अचानक से एक बुलेट आकर ब्रूस बैनर को लगी और बैनर गुस्से में हरा होकर हल्क बन गया। अपैरेंटली वो गोली रॉस की आर्मी ने नहीं चलाई, तो कोई चाहता था कि ब्रूस हल्क बनकर तबाही मचाए। अब तक तो सबको लगता था कि प्रैक्टिकली हल्क को कोई भी चीज नहीं मार सकती, बट रॉस की आर्मी से लड़ते वक्त हल्क की बॉडी अचानक से फूलने लगी और हल्क फट कर मर गया। यप, वन मोर एवेंजर डाउन। लोकी ने एसगार्ड की आर्मी के साथ शील्ड के रिमोट बेस पर हमला कर दिया। लोकी यहाँ पर अपने भाई की मौत का बदला लेने आया था। लोकी ने बड़ी आसानी से कैस्केड ऑफ द एंशिएंट विंटर्स की मदद से शील्ड की यूनिट को ठंडा कर दिया, बट फिर निक फ्यूरी और लेडी सिफ ने लोकी को बातचीत करके मामला शांत करने के लिए मना लिया। अगर फ्यूरी ने सुबह होने तक थॉर के कातिल को लोकी के हवाले नहीं किया तो लोकी सारी दुनिया को डीप फ्रीजर में बदल देगा। दूसरी तरफ नताशा लाइब्रेरी में बैठी एवेंजर्स इनिशिएटिव फाइल्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रही थी, बट सिस्टम से लॉक्ड होने की वजह से इसे कोल्सन की मदद लेनी पड़ी। फाइनली कोल्सन का पासवर्ड यूज करके नताशा ने शील्ड के रिकॉर्ड्स एक्सेस कर लिए। नताशा ये देखकर हैरान थी कि 2 साल पहले मरी एक शील्ड एजेंट ने हाल ही में ये फाइल्स एक्सेस किए थे। नताशा ने फौरन ये खबर देने निक फ्यूरी को फोन लगाया, पर तभी उस सस्पेंस किलर ने नताशा को भी मार दिया। मरने से पहले नताशा फ्यूरी को बस इतना ही मैसेज भेज पाई कि इस सब के पीछे होप है। फ्यूरी को नताशा का यह मैसेज बिल्कुल नहीं समझा। सारे फ्यूचर एवेंजर्स को खोने के बाद फ्यूरी ने कैप्टन मार्वल को कांटेक्ट करने का डिसीजन लिया। बस यही अब इनकी आखिरी होप थी। इन्हीं ख्यालों में फ्यूरी की बत्ती जाग गई और वह समझ गया कि नताशा किस होप की बात कर रही थी। फ्यूरी फौरन गाड़ी लेकर लोकी से मिलने चला गया। थर्सडे अर्ली मॉर्निंग, फ्यूरी होप वैन डाइन की कब्र के पास खड़ा किलर का इंतजार कर रहा था। इसका शक बिल्कुल सही निकला। नताशा हैंक और जेनेट की बेटी होप की बात कर रही थी, जो 2 साल पहले शील्ड के एक मिशन को अंजाम देते वक्त मारी गई। अपनी बेटी को खोने के बाद हैंक की पूरी तरह से सटक गई। हैंक को लगता है कि फ्यूरी ने जेनेट की तरह ही होप का भी ब्रेन वॉश करके उसे अपना पपेट बना लिया। इसीलिए इस यूनिवर्स का इविल पिम येलो जैकेट बनकर सारे एवेंजर्स को मार रहा था ताकि वो फ्यूरी से बदला ले सके। टोनी, थॉर, बैटन, नताशा और हल्क सबकी मौत की वजह यही था। इसी ने हल्क की बॉडी के अंदर घुस के उसके दिल को बड़ा कर दिया था। डैम, इसका मतलब समझे? एंड गेम वाले फैन फिक्शन सही थे। एंटमैन अगर चाहता तो थैनोस के कान में घुसकर उसे मार सकता था। कान बोला मैं, ईयर। वाव। एनीवेज, फिर पिम ने फ्यूरी के ऊपर हमला कर दिया। सरप्राइजिंगली फ्यूरी अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही फुर्तीला निकला। इतना ही नहीं, इसके पास गॉड ऑफ मिस्चीफ वाले पावर्स भी आ गए। यप ये फ्यूरी नहीं, लोकी है। पिछली रात ये फ्यूरी ने लोकी के साथ मिलकर यह प्लान बनाया था। तो वादे के मुताबिक फ्यूरी ने समय रहते थॉर के किलर को लोकी के हवाले कर दिया, बट लास्ट मोमेंट पर लोकी ने वापस जाने का इरादा बदल दिया। वो कुछ दिन और अर्थ पर रहेगा। फ्राइडे, लोकी ने यूएन के ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग बुलवाकर खुद को दुनिया का सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया। फ्यूरी की ये टीम तो दुनिया को बचाने से पहले ही चल बसी, बट फ्यूरी थोड़ी ना इतनी आसानी से हार मानने वाला था। फ्यूरी स्टीव रॉजर्स और कैप्टन मार्वल के साथ मिलकर एवेंजर्स की नई टीम बनाएगा। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। व्हाट इफ डॉक्टर स्ट्रेंज लॉस्ट हिज हार्ट इंस्टेड ऑफ हिज हैंड्स। इस यूनिवर्स के स्टीफन स्ट्रेंज अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन पाल्मर के साथ डेट पर जा रहे थे कि तभी रास्ते में ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में इनका एक्सीडेंट हो गया और कार क्रैश में क्रिस्टीन मारी गई।
इस एक्सीडेंट में क्रिस्टीन को खोने के बाद स्ट्रेंज पूरी तरह से टूट चुका था। उसे किसी भी हालत में क्रिस्टीन को वापस लाना था। इन्हीं सुपरनैचुरल सवालों का जवाब ढूंढते हुए स्ट्रेंज द एंशिएंट वन से मिला और द एंशिएंट वन के मरने के बाद स्ट्रेंज ने आई ऑफ एगामोटो की मदद से डोरमामू को हरा दिया। तो इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज के सोर्सरर सुप्रीम बनने की वजह क्रिस्टीन पार्मर की मौत थी। 2 साल मिस्टिक आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज समझ गया था कि अपने मतलब के लिए टाइमलाइन चेंज करना सारी यूनिवर्स को खतरे में डाल सकता है। पर फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद भी स्ट्रेंज आज तक क्रिस्टीन को नहीं भुला पाया था। ऐसे ही एक रात डॉक्टर स्ट्रेंज ने डिसाइड किया कि इनफ इज इनफ। कब तक वो बस दूसरों के लिए जिंदगी जिएगा? आखिर उसे भी तो खुश होने का हक है। और बस फिर डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन की मदद से समय में पीछे चला गया उस एक्सीडेंट वाली रात। डॉक्टर स्ट्रेंज जल्दी समझ गया कि वो चाहे कितने भी टाइमलाइन में चेंजेस कर दे, क्रिस्टीन पाल्मर का मरना तय है। कभी कार क्रैश में, कभी किसी दूसरे एक्सीडेंट में, तो कभी नेचुरल डेथ। तभी वहां पर एंशिएंट वन प्रकट हो गई और इसने डॉक्टर स्ट्रेंज को बताया कि क्रिस्टीन की मौत टाइम में एब्सोल्यूट पॉइंट है। यही इवेंट स्टीफन स्ट्रेंज को सोर्सरर सुप्रीम बनाएगा। इन शॉर्ट स्ट्रेंज चाहे कुछ भी कर ले, वो सीधा रास्ता यूज करके क्रिस्टीन को नहीं बचा सकता। एंशिएंट वन ने इसे कड़ी वार्निंग दी कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो ये सारी यूनिवर्स को तबाह कर देगा। पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने एंशिएंट वन की एक नहीं मानी और आई की मदद से टेलीपोर्ट होकर कैग्लियोस्ट्रो की लाइब्रेरी ढूंढने चला गया। जाने से पहले एंशिएंट वन ने इस पर हमला किया था, पर सरप्राइजिंगली स्ट्रेंज को खरोच तक नहीं आई। डॉक्टर स्ट्रेंज ने यहाँ लाइब्रेरियन ओबे की मदद से कैग्लियोस्ट्रो की लाइब्रेरी ढूंढ ली। कैग्लियोस्ट्रो एक ऐसा इकलौता विज़र्ड था जो टाइम में मौजूद एब्सोल्यूट पॉइंट को बदल सकता था। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कैग्लियोस्ट्रो तो नहीं मिला, तो अब स्ट्रेंज को लाइब्रेरी में रखी बुक्स की मदद से खुद ही स्पेल सीखनी होगी। लाइब्रेरी में ढेर सारे बुक्स को पढ़ने के बाद स्ट्रेंज को पता चला कि एब्सोल्यूट पॉइंट को चेंज करने इसे बहुत ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। स्ट्रेंज ने बुक्स में लिखे इंस्ट्रक्शन की मदद से अलग अलग डायमेंशन के एंटिटीज से उनके पावर्स एब्जॉर्ब कर लिए। द वॉचर ये देखकर समझ गया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज की ये हरकत सारे यूनिवर्स को तबाह कर देगी। बट जैसा कि हम जानते हैं, ही इज जस्ट अ वॉचर। वो किसी रियलिटी में इंटरफेयर नहीं करने वाला, और अगर इसने कर भी दिया तो इसे नहीं लगता कि स्ट्रेंज इसकी बात मानने वाला है। सरप्राइजिंगली डॉक्टर स्ट्रेंज द वॉचर के प्रेजेंस को फील कर सकता था। इंटरेस्टिंग। और ज्यादा पावरफुल बनने की भूख में स्ट्रेंज ने खुद को टाइम में फ्रीज कर दिया और सदियों तक एक के बाद एक मैजिकल बीइंग्स के पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहा, इंक्लूडिंग ये जायंट टेंटिकल मॉन्स्टर। काम पूरा होने के बाद जब स्ट्रेंज वापस आया तो इसने देखा कि ओबे अब काफी बूढ़ा हो चुका था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसे आई की मदद से फिर से जवान बनाने का ऑफर दिया, बट ओबे को नेचुरल मौत ही प्यारी थी। मरने से पहले ओबे ने स्ट्रेंज को बताया कि इसी यूनिवर्स में एक और डॉक्टर स्ट्रेंज है जिसने क्रिस्टीन को भुलाकर भलाई का रास्ता चूज किया था। डॉक्टर स्ट्रेंज के इस अल्टरनेट गुड बॉय वेरिएंट ने देखा कि बाहर की रियलिटी अब बुरी तरह से टूटने लगी थी। तभी अचानक वहां पर एंशिएंट वन एस्ट्रो फॉर्म में प्रकट हो गई और इसे सारी कहानी बता दी। उस रात एंशिएंट वन ने डार्क मैजिक की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज के 2 वर्जन्स बनाए थे। एक ने अपनी ओरिजिनल लाइफ फॉलो की और दूसरा कैग्लियोस्ट्रो को ढूंढने चला गया। मतलब इस सेम यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के 2 वर्जन्स थे, एक गुड स्ट्रेंज और दूसरा इविल स्ट्रेंज। एंशिएंट वन ने स्ट्रेंज को बताया कि यूनिवर्स को बचाने के लिए इसे किसी भी कीमत पर अपने इविल वेरिएंट को हराना होगा। लड़ाई बजाने से पहले वोंग ने स्ट्रेंज पर प्रोटेक्शन स्पेल डाल दी ताकि वो इविल स्ट्रेंज के हमलों से बच सके। कुछ देर बाद ही इविल स्ट्रेंज इसे टेलीपोर्ट करके टाइम में पीछे ले गया उस एक्सीडेंट वाली रात, ताकि ये दोनों साथ मिलकर क्रिस्टीन को बचा सके। बट इविल स्ट्रेंज के बहुत समझाने के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसकी नहीं मानी। गुड स्ट्रेंज अच्छे से जानता था कि ऐसा करने से टाइम में जबरदस्त पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएगा जो सारे यूनिवर्स को खतरे में डाल सकता है। फिर इसके बाद उसे तंग आकर इविल स्ट्रेंज ने उस पर जबरदस्त हमला कर दिया और प्रोटेक्शन स्पेल को तोड़कर डॉक्टर स्ट्रेंज को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। दोनों स्ट्रेंज की मिलते ही इविल स्ट्रेंज की बॉडी इस मॉन्स्टर में बदल गई। इविल स्ट्रेंज ने अपने पावर्स की मदद से एब्सोल्यूट पॉइंट को तोड़कर क्रिस्टीन पाल्मर को फिर से जिंदा कर दिया। बट गुड स्ट्रेंज पैराडॉक्स के बारे में बिल्कुल ठीक कह रहा था। क्रिस्टीन वापस तो आ गई, बट इसके बदले सारा यूनिवर्स खत्म होने लगा और यूनिवर्स के साथ साथ क्रिस्टीन भी गायब होने लगी। सी पैराडॉक्स। स्ट्रेंज ने सब वापस ठीक करने वॉचर से भी मदद मांगी कि सारी सजा मुझे दे दो और बदले में क्रिस्टीन और मेरे यूनिवर्स को बचा लो। बट अनफॉर्चुनेटली सड़क पर खड़े एक्सीडेंट देख रहे लोगों की तरह ही वॉचर का काम भी बस हाथ बांधकर देखना ही था। बहुत डार्क हो गया क्या? एनीवेज, धीरे धीरे इनके यूनिवर्स इम्प्लोड होकर इस पर्पल क्रिस्टल में बदल गई और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ना ही क्रिस्टीन को बचा पाया और ना ही अपनी यूनिवर्स को। अंत में वो बस अकेला ही बच गया। व्हाट इफ ज़ॉम्बीज?
एपिसोड 5 की शुरुआत एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाले हल्क लैंडिंग सीन से हुई। स्पेस में थानोस से पिटने के बाद ब्रूस बैनर सैंक्टम सैंक्टोरम में क्रैश लैंड हो गया। जल्दी बैनर ने देखा कि सैंक्टम तो पूरा सूना पड़ा है और बाहर भी कोई नहीं। तभी वहां पर इबोनी मो और ऑब्सीडियन टाइम स्टोन लेने चले आए। बैनर ने हल्क बनने की नाकाम कोशिश की, पर फिर समय रहते टोनी स्ट्रेंज और वोंग ने ब्लैक ऑर्डर के मेंबर्स को हरा दिया। अपने दोस्तों को सामने देखकर बैनर काफी खुश था, पर जल्दी इसकी खुशी डर में बदलने वाली थी, क्योंकि टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग तीनों ज़ॉम्बीज बन गए थे और इनके काटने के बाद मो और ऑब्सीडियन भी ज़ॉम्बीज बन गए। फिर सारों ने मिलकर बैनर पर हमला कर दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज के क्लोक ऑफ लेविटेशन ने ज़ॉम्बीज को रोके रखा। फिर कुछ देर बाद ही होप ने अपनी फ्लाइंग आंट आर्मी की मदद से ज़ॉम्बीज को मार दिया, इंक्लूडिंग टोनी स्टार्क। इससे पहले कि बैनर कुछ समझ पाए, पीटर पार्कर उसे वहां से उठाकर ले गया। तो इस इंसिडेंट के 2 हफ्ते पहले हैंक पिम जेनेट को लाने क्वांटम रम गए थे। इन्हें जेनेट मिल तो गई, बट वो किसी ज़ॉम्बीज वाले क्वांटम वायरस का शिकार बन गई थी। हैंक पिम की मदद से वो वायरस क्वांटम रम से बाहर आया और धीरे धीरे सब इधर फैल गया। एवेंजर्स ने इस वायरस को रोकने की कोशिश की, बट जल्द ही वो भी इस वायरस का शिकार हो गए। तो ये दूसरी बार है जब हैंक पिम की फैमिली ने एवेंजर्स की मारी थी। पीटर बैनर को अपनी टीम से मिलवाने ले गया, जिसमें शामिल थे होप, हैप्पी, कर्ट, बकी, शरन कार्टर और ओकोए। कुछ देर बाद ही इन्हें न्यू जर्सी के कैंप से सिग्नल मिला कि शायद वहां पर इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का इलाज मिल सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि न्यू जर्सी जाने के लिए गैंग को ट्रेन की जरूरत पड़ेगी और ट्रेन को जंप स्टार्ट करके चालू करना पड़ेगा। पीटर, बैनर, होप और कर्ट स्पाइडरमैन के वेब की मदद से ट्रेन को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे और बाकी की टीम ज़ॉम्बीज को इनसे दूर रखेगी। इसी लड़ाई के दौरान हॉकाई ने हैप्पी पर हमला करके उसे ज़ॉम्बी बना दिया और शैरन कार्टर को भी एरो से जख्मी कर दिया। ज़ॉम्बी हैप्पी से अपनी जान बचाने कार्टर को ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ा। दूसरी तरफ बकी और ओकोए ने ज़ॉम्बी फाल्कन को भी मार दिया। पीटर की टीम ने किसी तरह ट्रेन को स्टार्ट कर दिया और फिर बचे हुए सर्वाइवर्स ट्रेन में बैठकर न्यू जर्सी के लिए निकल पड़े। रास्ते में ज़ॉम्बी स्टीव रॉजर्स ने इनकी ट्रेन पर हमला करके शैरन को ज़ॉम्बी बना दिया। फिर ज़ॉम्बी स्टीव रॉजर्स बकी के हाथों मारे गए और इन्फेक्टेड कार्टर की बॉडी में घुसकर होप ने उसे मार दिया। बट इसी लड़ाई के दौरान होप भी उस ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई। साला एवेंजर्स की कुछ इज्जत ही नहीं है इस एपिसोड में, धड़ाधड़ कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। क्वांटम वायरस का इन्फेक्शन धीरे धीरे होप की बॉडी में असर करने लगा। पीटर पार्कर ने पॉजिटिविटी को लेकर जबरदस्त मोटिवेशन स्पीच दी कि तभी इन्हें एक और बुरी खबर पता चली। मंजिल से कुछ दूर ही इनकी ट्रेन का फ्यूल खत्म हो गया। मतलब आगे का सफर ज़ॉम्बी आर्मी के बीच से होते हुए इन्हें पैदल ही तय करना होगा। होप जानती थी कि उसका टाइम पूरा हो गया। वो तो इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के लिए भी खुद को ही जिम्मेदार मानती थी। ना ही ये जेनेट को ढूंढने की जिद करती और ना ही वो वायरस बाहर आता। एनीवेज, दुनिया को बचाने की खातिर होप ने जायंट बनकर अपनी टीम को सुरक्षित बेस के अंदर पहुंचाया और फिर गिरकर ज़ॉम्बीज का शिकार हो गई। अंदर पहुंचते इनकी मुलाकात विजन से हुई। विजन के माइंड स्टोन से निकली रेडिएशन ने सारे ज़ॉम्बीज को बेस से बाहर रोके रखा था। इतना ही नहीं, विजन ने माइंड स्टोन की मदद से स्कॉट लैंग का भी इलाज कर दिया था। विजन बस उसके सर को ही बचा पाया। बैनर को लगता है कि ये लोग माइंड स्टोन की फ्रीक्वेंसी को सैटेलाइट की मदद से दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट करके ज़ॉम्बीज का इलाज कर सकते हैं। बट ऐसा करने के लिए इन्हें हाईटेक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो इन्हें बस वकांडा में मिलेगा। कोई को लगता है कि वकांडा की शील्ड ने अब तक तो ज़ॉम्बी वायरस को इनके शहर से दूर रखा होगा। वकांडा जाने इन्हें सवारी की जरूरत पड़ेगी। बकी जेट को ढूंढने चला गया, जहां इसे हैंडीकैप टिचाला और वांडा का ज़ॉम्बी वर्जन मिला, बाबा यागा। तो वांडा के ज़ॉम्बी बनने के बाद से ही उसकी भूख मिटाने विजन उसे ह्यूमंस का चढ़ावा चढ़ा रहा था। इसीलिए टिचाला का पैर कटा हुआ है, क्योंकि वो वांडा का ऑनगोइंग हैप्पी मील था। सबके सामने पोल खुलने के बाद विजन ने एक्सेप्ट कर लिया कि बहुत कोशिश करने के बाद भी वो वांडा का इलाज नहीं कर पाया। वांडा के पावर्स माइंड स्टोन की फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर रहे थे और प्यार की वजह से वो उसे मार भी नहीं पाया। कुछ देर बाद ही भूखी वांडा ने इन पर हमला कर दिया और कर्ट को मार दिया। विजन वांडा को तो नहीं मार सकता, पर अपने दोस्तों को बचा तो सकता है। इसने अपने सर से माइंड स्टोन निकालकर बैनर के हवाले कर दिया। शटडाउन होने से पहले विजन ने टीम को जेट की लोकेशन बता दी थी। बैनर ने वो इन्फिनिटी स्टोन पीटर के हवाले कर दिया और वांडा को बिजी रखने हल्क बनकर वहीं रुक गया। टिचाना, पीटर और क्लोक ऑफ लेविटेशन पहने 80% ऑफ स्कॉट किसी तरह बचकर भाग गए, बट ओकोए वांडा के हाथों मारी गई। एंड सीन में हमने देखा कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहने ज़ॉम्बी थैनोस ने ऑलरेडी वकांडा में घुसकर सबको इन्फेक्टेड कर दिया। इसे 5 स्टोन्स तो ऑलरेडी मिल गए, 6ठा स्टोन खुद उड़कर इसके पास आ रहा था। और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। व्हाट इफ किलमॉन्गर रेस्क्यू टोनी स्टार्क। अफगानिस्तान में वेपन्स का डेमो देकर लौटते वक्त टोनी स्टार्क पर 10 रिंग्स ग्रुप ने हमला कर दिया।
बट एन मूवमेंट पर नेवी सील ऑफिसर किलमॉन्गर ने स्टार्क को किडनैप होने से बचा लिया। यूएस मिलिट्री के लिए काम करते वक्त किलमॉन्गर को 10 रिंग्स के प्लान की भनक लग गई थी। वापस अमेरिका लौटते ही टोनी स्टार्क ने किलमॉन्गर को स्टार्क इंडस्ट्री का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बना दिया। इसी अनाउंसमेंट के दौरान किलमॉन्गर ने ओबेडाया स्टेन की पोल खोल दी। ओबेडाया का सच पता चलते ही टोनी स्टार्क ने खुश होकर किलमॉन्गर को सीएसओ से सीधा सीओओ बना दिया, यानी ओबेडाया की पोजीशन। पेपर पॉट्स को शुरू से ही किलमॉन्गर के कैरेक्टर पर शक हो रहा था। पार्टी के बाद टोनी इसे अपने प्राइवेट गैराज में लेकर गया, जहां किलमॉन्गर ने टोनी को उसके ड्रीम एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। एनीमे रोबोट से इंस्पायर्ड एआई पावर्ड मैकेनिकल सोल्जर्स। पैसा, नॉलेज और रिसोर्सेज की कमी की वजह से किलमॉन्गर का यह एक्सपेरिमेंट अधूरा ही रह गया था। पर फिर टोनी स्टार्क ने अपनी जान बचाने के बदले किलमॉन्गर का एक्सपेरिमेंट पूरा करने का ऑफर दिया। फिर ये दोनों जार्विस के साथ मिलकर एआई पावर्ड ड्रोन्स बनाने लगे, जो किलमॉन्गर के फाइटिंग स्टाइल से ट्रेन होंगे। पहले प्रोटोटाइप के बुरी तरह से फेल होते ही टोनी समझ गया कि ड्रोन्स को पावर करने के लिए इन्हें छोटे पावर सोर्स की जरूरत है। यही टोनी को मिनिएचर आर्क रिएक्टर बनाने का आइडिया आया। बट इस यूनिवर्स के टोनी स्टार्क को छोटे आर्क रिएक्टर का आइडिया बचकाना लगा। तभी किलमॉन्गर ने टोनी को अपनी वाइब्रेनियम रिंग थमाकर कहा कि ये ड्रोन्स को पावर करने वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करेंगे। किलमॉन्गर के कहने के मुताबिक पेपर पॉट्स के मना करने के बावजूद भी टोनी ब्लैक मार्केट के डीलर क्लॉज के साथ काम करने के लिए तैयार हो गया। इस ट्रांजैक्शन को वाइट करने के लिए टोनी ने रोडी यानी मिलिट्री को भी इन्वॉल्व कर लिया। रोडी और किलमॉन्गर क्लॉज से वाइब्रेनियम खरीदने चले गए कि तभी इन पर ब्लैक पैंथर ने हमला कर दिया। किलमॉन्गर ने मौका देखकर टोनी स्टार्क के बनाए सोनिक टेजर की मदद से टिचाला को मार दिया और टिचाला के वाइब्रेनियम ग्लो से रोडी को मार दिया। फिर किलमॉन्गर ने वो टेजर रोडी के हाथ में थमा दिया ताकि इन दोनों की मौत को लेकर वकांडा और यूएस के बीच लड़ाई छिड़ जाए। किलमॉन्गर क्लॉ से डोरा मिलाजे का स्पीयर लेकर टोनी स्टार्क को तोहफा देने चला गया। बट किलमॉन्गर ये नहीं जानता था कि जार्विस ने सीक्रेटली इसकी सारी हरकतें रिकॉर्ड कर ली थी। किलमॉन्गर की सच्चाई पता चलते ही टोनी स्टार्क ने उसे अपने रूम में लॉक कर दिया और उसके पीछे उसी के बनाए ड्रोन को लगा दिया। किलमॉन्गर ने वाइब्रेनियम स्पीयर और फ्री स्टाइल फाइटिंग की मदद से उस ड्रोन को तबाह कर दिया और डोरा मिलाजे के स्पीयर से टोनी स्टार्क को मार दिया। व्हाट इफ के पिछले कुछ एपिसोड देखने के बाद टोनी स्टार्क के फैंस के लिए दिल से बुरा लगता है। एनीवेज, टोनी स्टार्क की लाश के पास वाइब्रेनियम स्पीयर को देखकर थियोडोर रॉस को लगा कि यह काम शायद वकांडा के योद्धा का होगा। बट पेपर पॉट्स को पूरा यकीन हो गया था कि यह काम जरूर किलमॉन्गर का ही होगा। फिर थियोडोर रॉस ने किलमॉन्गर के साथ मिलकर क्लॉ से मिले वाइब्रेनियम की मदद से ड्रोन्स की आर्मी बना ली और वकांडा पर हमला कर दिया। किलमॉन्गर ने क्लॉ की मदद से वकांडा को ढूंढ लिया। फिर उसे मारकर किलमॉन्गर ने क्लॉ की बॉडी को डोरा मिलाजे के हवाले कर दिया, ये बोलकर कि इसने उनके प्रिंस के कातिल और वाइब्रेनियम चोर को मार दिया और किलमॉन्गर टिचाका के भाई एनजोबू का बेटा है। यह सुनते ही डोरा मिलाजे किलमॉन्गर को अपने किंग से मिलाने ले गए। टिचाका ने किलमॉन्गर का स्वागत करते हुए उसे फौरन अपने फैमिली का हिस्सा बना लिया। बट शूरी को इसका बर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। यूएस आर्मी के ड्रोन्स को बॉर्डर पर खड़ा देख रेमोंडा ने डोरा मिलाजे को लड़ाई के लिए तैयार किया। किलमॉन्गर का मानना था कि इन्हें वकांडा की शील्ड खोलकर ड्रोन्स को अंदर आने देना चाहिए। फिर सारे ड्रोन्स के अंदर आते ही ये शील्ड को फिर से बंद कर देंगे। ऐसा करने से ड्रोन्स और जार्विस के बीच का रिमोट कनेक्शन टूट जाएगा। टिचाका ने अपने भतीजे पर भरोसा करते हुए इसकी एडवाइस सुन ली। पहले तो इनका प्लान काम कर गया। शील्ड के बंद होते ही अंदर के ड्रोन्स का जार्विस के साथ कनेक्शन टूट गया। बट फिर किलमॉन्गर ने चुपके से ड्रोन्स को फिर से एक्टिवेट कर दिया ताकि ये डोरा मिलाजे के साथ लड़कर वकांडा के लोगों का भरोसा जीत सके। किलमॉन्गर ने डोरा मिलाजे के साथ मिलकर सारे ड्रोन्स को ठिकाने लगा दिया। ऐसा करके किलमॉन्गर ने रेमोंडा का भरोसा भी जीत लिया। लड़ाई खत्म होते ही किलमॉन्गर से खुश होकर टिचाका ने उसे वकांडा का नया ब्लैक पैंथर बनाया। इसी प्रोसेस के दौरान हर्ब को पीते ही किलमॉन्गर की आत्मा टिचाला से मिली, जहां टिचाला ने उसे बताया कि झूठ बोलकर कमाई पावर किलमॉन्गर के दिमाग को और भी ज्यादा करप्ट कर देगी। एंड सीन में हमने देखा कि थियोडोर रॉस जेरिको मिसाइल्स की मदद से वकांडा पर हमला करने की प्लानिंग में था। शूरी किलमॉन्गर के खिलाफ सबूत जमा करके पेपर से मिलने चली गई ताकि ये दोनों साथ मिलकर किलमॉन्गर की सच्चाई दुनिया के सामने ला सके। और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। व्हाट इफ थॉर वर एन ओनली चाइल्ड। तो इस वाली रियलिटी में लोकी को गोद लेने की बजाय ओडिन ने उसे वापस फ्रॉस्ट जायंट के हवाले कर दिया था। बिना किसी भाई बहन के अकेला बड़ा होने की वजह से किंग ऑफ एसगार्ड का बेटा थॉर यूनिवर्स का पार्टी प्रिंस बन गया। जब ओडिन उसकी ओडिन स्लीप फेज में चला गया तब थॉर की मम्मी फ्रिका ने उसे बताया कि अगला किंग बनने से पहले थॉर को 9 ड्रम्स पर रिसर्च करनी चाहिए, पार्टी शार्टी में टाइम वेस्ट किए बिना। हाइमडल को थॉर पर नजर रखने बोलकर फ्रिका वेकेशन पर चली गई। हाइमडल की नजरों से बचने
थॉर पार्टी करने मिडगार्ड यानी अर्थ पर चला गया। अपेरेंटली हाइमडैल का अर्थ पर जरा भी ध्यान नहीं था। जेन और डार्सी ने थॉर के आने को एलियन इन्वेजन समझकर फौरन इसकी खबर शील्ड को कर दी। कुछ सालों पहले एक अल्फा स्टार के तबाह होने के बाद इन्हें वहां से एग्जैक्ट यही एलियन सिग्नेचर्स मिले थे। जेन को लग रहा था कि शायद वही एलियंस अब अर्थ को तबाह करने चले आए, बट पार्टी प्रिंस थॉर ने अर्थ पर लैंड होते ही लास वेगस में वाइल्ड पार्टी शुरू कर दी। पार्टी प्रिंस के मिडगार्ड वाली पार्टी के बारे में पता चलते ही यूनिवर्स के बहुत सारे लोग इस पार्टी को अटेंड करने चले आए। जेन और डार्सी भी इनका पीछा करते हुए पार्टी में शामिल हो गए, जहां इन दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हो गया। लगे हाथ हॉवर्ड द डक ने भी अपनी डार्सी को फंसा लिया और बाद में इन दोनों ने शादी कर ली। वेट व्हाट? रात भर मजे करने के बाद थॉर जेन के घर सो गया। अगली सुबह मरिया हिल शील्ड के साथ जेन और डार्सी को लेने चली गई। पार्टी में थॉर से मिलने के चक्कर में निक फ्यूरी कॉर का धक्का खाकर बेहोश हो गए थे, इसीलिए फिलहाल मरिया हिल शील्ड की एक्टिंग डायरेक्टर बन गई। हेली कैरियर पर पहुंचते ही कोल्सन ने इन्हें बताया कि थॉर का बनाया ये पार्टी एटमॉस्फेयर धीरे धीरे सारी दुनिया में फैलने लगा। लास वेगस में हंगामा मचाने के बाद थॉर अब जेन को बिना बताए पार्टी करने फ्रांस चला गया। शील्ड को डर है कि शायद पार्टी प्रिंस धीरे धीरे सारी दुनिया को तबाह कर देगा, इसलिए मरिया हिल ने बिना टाइम वेस्ट किए कैप्टन मार्वल को कांटेक्ट किया। कुछ देर बाद ही लोकी भी फ्रॉस्ट जायंट के साथ थॉर की पार्टी अटेंड करने चला आया, तो फ्रॉस्ट जायंट के साथ पला बड़ा होने की वजह से लोकी भी जायंट बन गया। यह देखकर खुशी हुई कि अलग अलग रेस और फैमिली से होने के बावजूद भी थॉर और लोकी के बीच का ब्रोमांस इस रियलिटी में भी काफी सॉलिड है। तभी वहां पर कैप्टन मार्वल ने आकर थॉर को पार्टी रोकने का ऑर्डर दिया और फिर पार्टी प्रिंस और पार्टी पूपर के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। कैप्टन मार्वल को वर्ल्ड टूर देने के बाद थॉर ने उसे वापस फ्रांस में लाकर हरा दिया। थॉर से हारकर कैप्टन मार्वल वापस मारिया से मिलने चली गई। अपेरेंटली कैप्टन मार्वल ने अर्थ की सुरक्षा के लिए अपने पावर्स कंट्रोल में रखे थे कि कहीं थॉर को हराने के चक्कर में ये गुस्से में अर्थ को ही ना तबाह कर दे। अच्छा ऐसा है क्या? एनीवेज, कैप्टन मार्वल से डिसअपॉइंट होकर मारिया ने थॉर को न्यूक्लियर वेपन से उड़ाने की ठान ली। कैप्टन मार्वल थॉर को उठाकर किसी रिमोट लोकेशन पर लेकर जाएगी और फिर शील्ड उसे न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देगी। तभी थॉर ने जेन को कॉल करके रोमांटिक बातें करनी शुरू कर दी। थॉर ने जेन को बताया कि वह अल्फा स्टार एक्चुअल में एक मीटोराइट था जो ऑलरेडी ब्लास्ट होने वाला था। इन्होंने तो बस उसके फाइनल मोमेंट में वहां पे पार्टी करके उस स्टार को एक इपिक सेंड ऑफ दे दिया और वहां हुई तबाही में किसी की भी जान नहीं गई। थॉर के प्यार में पागल जेन शील्ड के न्यूक्लियर प्लान से जरा भी खुश नहीं थी, बट शील्ड इसका कहां सुनने वाली थी। मारिया को भी अब इनकी एक्सपर्टीज की कोई जरूरत नहीं, इन्होंने उन्हें शील्ड से बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे थॉर का बनाया पार्टी एटमॉस्फेयर दुनिया में तबाही मचाने लग गया। मुझे तो बस ये जानना है कि इस एपिसोड को लिखते वक्त एमसीयू राइटर्स क्या फूक रहे थे। तबाही को देखकर पार्टी रोकने जेन ने थॉर को कॉल लगाया, बट तब फोन लोकी के पास था। जेन के मजे लेते वक्त नन्हा सा स्मार्टफोन लोकी के जायंट हाथों से फिसल कर टूट गया। थॉर से कांटेक्ट टूटते ही जेन को क्लिक हुआ कि अगर थॉर और लोकी रियल हैं तो नॉर्स मिथोलॉजी के चलते ओडिन, फ्रिगा और हाइमडैल भी रियल होंगे। जेन ने फौरन डार्सी के साथ सिग्नल एम्पलीफायर बनाकर हाइमडैल को पुकारा। जेन की आवाज सुनते ही हाइमडैल उसे टेलीपोर्ट करके एसगार्ड ले गया और फिर जेन हाइमडैल की मदद से फ्रिगा से मिलने चली गई। जेन ने फ्रिगा को बताया कि उसका बेटा अर्थ पर पार्टी करके तबाही मचा रहा था, अगर उसे समय पर रोका नहीं गया तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। उधर कैप्टन मार्वल थॉर को सिडनी से उठाकर साइबेरिया ले गई ताकि यहाँ पर शील्ड उसे न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा सके। मारिया हिल थॉर पर न्यूक्लियर हमला करने ही वाली थी कि तभी वहां पर फ्रिगा प्रकट हो गई। एसगार्ड होलोग्राफिक कॉलिंग सर्विस। अपनी मम्मी को सामने देखकर थॉर ने इसे बताया कि वो तो यहाँ अर्थ पर ह्यूमैनिटी पर रिसर्च करने आया था, इधर कोई पार्टी वगैरह नहीं हो रही। फ्रिगा कहाँ इसकी बात मानने वाली थी। मामले की छानबीन करने फ्रिगा थॉर से मिलने खुद अर्थ पर आएगी। ये सुनते ही थॉर के चेहरे पर 12 बज गए। मारिया हिल ने न्यूक्लियर अटैक रोक दिया क्योंकि मम्मी की डांट न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक होती है। मम्मी के डर से थॉर ने पार्टी रोक दी और जैसे इसने सबको बताया कि फ्रिगा अर्थ पर आ रही है, बाकी सारे भी थॉर के साथ सफाई में जुट गए। अर्थ पर आते ही फ्रिगा ने देखा कि थॉर अपने साथियों को ह्यूमन कल्चर पर लेक्चर दे रहा था। कुछ देर बाद ही यहाँ पर कैप्टन मार्वल आ गई और थॉर को ह्यूमन हिस्ट्री वाले नोट्स देकर वापस चली गई। थॉर का ये जुगाड़ू प्लान ऑलमोस्ट काम कर गया था, बट लास्ट मोमेंट पर म्यूलर ने इसकी पोल खोल दी। एंड सीन में हमने देखा कि वापस जाने से पहले थॉर ने जेन के साथ यूनिकॉर्न प्लैनेट पर डेट फिक्स कर ली, पर तभी उसके सामने एक पोर्टल ओपन हुआ जिसके अंदर से अल्ट्रॉन की आर्मी बाहर आई। इस वाले अल्ट्रॉन प्लस विजन के वर्जन ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स जमा कर लिए थे और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। व्हाट इफ अल्ट्रॉन वन। इस रियलिटी में एवेंजर्स अल्ट्रॉन के सिंथेटिक एंड्रॉइड को चुराने में नाकाम रहे, मतलब यहाँ विजन का जन्म ही नहीं हुआ।
अल्ट्रॉन ने माइंड स्टोन लेके सिंथेसॉइड की बॉडी पर कब्जा करके न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए सारी दुनिया में तबाही मचा दी, क्योंकि याद है ना, अल्ट्रॉन ह्यूमंस को अर्थ का सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। यस, इस एपिसोड में भी टोनी स्टार्क मारे गए। आई नो कि टोनी की डेथ शायद एब्सोल्यूट पॉइंट इन टाइम होगी, बट भाई ये हर एपिसोड में अलग अलग दिन और अलग अलग रीजन से मर रहे हैं। इस हिसाब से तो सारे ही डेथ्स एब्सोल्यूट पॉइंट होने चाहिए। एनीवेज, अल्ट्रॉन की तबाही मचाते ही वहां पर थैनोस आ गया। थैनोस ने ऑलरेडी सारे इन्फिनिटी स्टोन जमा कर लिए थे, उसे बस माइंड स्टोन की जरूरत थी। थैनोस को सामने देखते ही अल्ट्रॉन ने उसे मक्खन की तरह काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए और उससे इन्फिनिटी गॉन्टलेट छीन लिया। लगता है इन्फिनिटी वॉर वाला विजन वांडा के पैर में ये भूल गया था कि उसके सर पर लगा इन्फिनिटी स्टोन थैनोस को मारने की ताकत रखता है। डोंट वरी, जल्दी इसके भी 3-4 थियरीज आ ही जाएंगे। व्हाई विजन डिडंट किल थैनोस? एटलीस्ट हमें यह तो पता चला कि अल्ट्रॉन के पास सोल स्टोन कहां से आया। सारे स्टोन्स जमा करते ही अल्ट्रॉन को यूनिवर्स के बाकी प्लैनेट्स के बारे में भी पता चला। अर्थ पर धमाकेदार अमन कायम करने के बाद अल्ट्रॉन सारे यूनिवर्स में अमन कायम करने चला गया। एसगार्ड, द सोरेन, सकार और ईगो पर तबाही मचाने के बाद अल्ट्रॉन ने ज़ैंडर पर हमला किया, जहां उसका सामना कैप्टन मार्वल से हुआ। कैप्टन मार्वल अल्ट्रॉन को मारते मारते प्लैनेट के कोर तक लेकर गई, जहां अल्ट्रॉन ने इन्फिनिटी स्टोन की पूरी एनर्जी लगाकर कैप्टन मार्वल समेत आसपास के सारे प्लैनेट्स को तबाह कर दिया। यूनिवर्स में अमन कायम होते ही अल्ट्रॉन को रियलाइज हुआ कि अब उसके पास जीने के लिए कोई मकसद नहीं बचा। इन शॉर्ट, उसकी लाइफ भी क्रोम इंस्टॉल करने के बाद वाले माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर जैसी हो गई। द वॉचर उसके पॉकेट डायमेंशन में बैठा हमें यह कहानी सुना रहा था कि तभी अल्ट्रॉन ने भी उसकी आवाज सुन ली। अल्ट्रॉन समझ गया कि इस रियलिटी के अलावा और भी बहुत सारे छुपे डायमेंशंस हैं। अल्ट्रॉन से डायरेक्ट फेस टू फेस बात करते वक्त वॉचर की फट के हाथ में आ गई थी। उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। वॉचर समझ गया कि अगर अल्ट्रॉन को मल्टीवर्स के बारे में पता चला तो वो एक एक करके सारी रियलिटीज में तबाही मचा देगा। अल्ट्रॉन को जल्द से जल्द रोकने की जरूरत है। प्रेजेंट टाइम में नताशा और क्लिंट रशिया में केजीबी आर्काइव्स की तलाशी लेने चले गए। अल्ट्रॉन को बस अब एक ही चीज रोक सकती थी, AI वर्सेस AI, मतलब आर्निम जोला। यहीं पर कुछ बॉक्सेस को चेक करते वक्त नताशा को रेड गार्डियन की शील्ड मिल गई। ऑब्वियसली उसने वो शील्ड रख ली। आर्काइव में मिले डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करते हुए नताशा और क्लिंट जोला को ढूंढने साइबेरिया चले गए। मरने से पहले आर्निम जोला ने उसके दिमाग का बैकअप बना के रखा था, एक कैंप लीहाई में और दूसरा इधर साइबेरिया में। कैंप लीहाई वाला बैकअप तो तबाह हो गया, बट ये अभी तक एकदम सुरक्षित था। बट इनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। अल्ट्रॉन ने वॉचर को ढूंढ लिया और इसे मल्टीवर्स के बारे में भी सारी जानकारी मिल गई। जोला अल्ट्रॉन के सिस्टम या हाइव माइंड में घुसकर उसके कोड को अंदर से ब्रेक कर देगा। बदले में नताशा और क्लिंट जोला की आखिरी कॉपी को जिंदा रखेंगे। डन डील। जोला के कोड को एरो ड्राइव में कॉपी करके दोनों ने उसके फिजिकल बैकअप को तबाह कर दिया। फिर नताशा ने अल्ट्रॉन हेडक्वार्टर्स में कॉल करके उसकी आर्मी को अपनी लोकेशन पर बुलवाया। ड्रॉइड आर्मी के यहाँ आते ही क्लिंट ने जोला AI को तीर की मदद से एक अल्ट्रॉन ड्रॉइड में इंस्टॉल कर दिया और उसके पैर काट दिए। साइबेरिया के इस बंकर से जोला अल्ट्रॉन हाइव को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, मतलब इन्हें यहाँ से बाहर जाकर हाइव से कनेक्शन बनाना होगा। नताशा और जोला को सुरक्षित बाहर निकालने की खातिर क्लिंट ने अपनी जान दे दी। एंड गेम का अपोजिट वर्जन। अनफॉर्चुनेटली बंकर से बाहर आने पर भी जोला हाइव माइंड से कनेक्शन नहीं बना पा रहा था, क्योंकि अल्ट्रॉन इस वक्त इनके यूनिवर्स से दूर पॉकेट डायमेंशन में वॉचर से लड़ रहा था। अल्ट्रॉन वॉचर को उसके डायमेंशन से पीटते हुए मल्टीवर्स में ले आया। अल्ट्रॉन से लड़ने वॉचर ने अपना बैटल सूट पहन लिया। यह पूरा सीक्वेंस काफी इंटरेस्टिंग था। अल्ट्रॉन के हर पंच पर आसपास की रियलिटी चेंज हो रही थी, या फिर ये टाइम एंड स्पेस में ट्रैवल कर रहे थे। जो भी था, बड़ा मजा आया देखने। अल्ट्रॉन वॉचर को मारने ही वाला था कि तभी वॉचर मौका देखकर वहां से भाग गया। वॉचर समझ गया कि मल्टीवर्स को बचाने उसे अपनी कभी ना इंटरवीन करने वाली शपथ तोड़नी होगी। फिर अल्ट्रॉन को हराने की खातिर वॉचर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगने उसकी रियलिटी में चला गया। और यहां होता है एपिसोड 8 खत्म। व्हाट इफ द वॉचर ब्रोक हिज ओथ। फिनाले की शुरुआत हुई लुमेरियन स्टार फाइट सीन के अल्टरनेट वर्जन से। इस रियलिटी में कैप्टन कार्टर बैट्रोक से उस शिप को छुड़ाने चली गई कि तभी वॉचर ने वहां आकर उसे अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। इसके बाद वॉचर ने दूसरी रियलिटीज में जाकर एक के बाद एक मेंबर्स को चूज किया। पिछले एपिसोड से स्टार लॉर्ड, किलमॉन्गर, थॉर, और इस नई रियलिटी से टोनी स्टार्क को पूरी तरह से इग्नोर करके गमोरा। भाई लगता है कि शो क्रिएटर की रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है, कोई इज्जत ही नहीं बची आयरन मैन की। वॉचर ने सबको एक जगह इकट्ठा करके इन्हें उनके मिशन के बारे में बताया। गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स को साथ मिलकर अल्ट्रॉन को हराना होगा, वरना सारे रियलिटीज खत्म हो जाएंगे। थॉर यहाँ आते वक्त अपने साथ अल्ट्रॉन के ड्रॉइड का सर लेकर आया था, जो बाद में किलमॉन्गर ने ले लिया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे।
तो इनका प्लान है अल्ट्रॉन की बॉडी से इन्फिनिटी स्टोन्स को अलग करके स्पेशल स्टोन क्रशर की मदद से तबाह कर देना। बट स्टोन क्रशर को चलाने इन्हें पहले सोल स्टोन लेना होगा। सब जानते हैं कि यह प्लान बस सुनने में सिंपल लग रहा था। गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स एक सुनसान प्लैनेट पर बैठकर अल्ट्रॉन को हराने की प्लानिंग कर रहे थे। डॉक्टर स्ट्रेंज का मानना था कि इस प्लैनेट पर कोई इंटेलिजेंस ना होने की वजह से शायद अल्ट्रॉन इस लोकेशन को इग्नोर कर देगा। लड़ाई से पहले सारे मिलकर यहाँ पार्टी कर रहे थे कि तभी अल्ट्रॉन ने इन्हें ढूंढ लिया। अल्ट्रॉन के वहां आते ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने सब पर प्रोटेक्शन स्पेल डाल दी। गमोरा और किलमॉन्गर वॉचर की मदद से वहां से निकल गए आगे की प्लानिंग करने। लड़ाई के दौरान मौका देखकर स्टार लॉर्ड ने अल्ट्रॉन से सोल स्टोन छीन लिया। सोल स्टोन मिलते ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने अल्ट्रॉन पर ज़ॉम्बी यूनिवर्स से ज़ॉम्बीज की बारिश कर दी और सबको लेकर वहां से चला गया। सोल स्टोन लेकर सारे पिछले एपिसोड वाले अल्ट्रॉन की यूनिवर्स में पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात नताशा से हुई। नताशा का भरोसा जीतने के बाद सब ने इसे भी अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। तभी अल्ट्रॉन ने वहां आकर गुस्से में सारी गैलेक्सी तबाह कर दी। बट डॉक्टर स्ट्रेंज रियलिटी को रिवर्स करके धमाके को मस्त तेल में फ्राई करके खा गया। एग्जैक्टली व्हाट वाज दैट? फिर सारे अल्ट्रॉन को बीच में खड़ा करके बारी बारी से कूटने लगे। बट अल्ट्रॉन ने टाइम स्टोन की मदद से सबको फ्रीज कर दिया। अल्ट्रॉन सोल स्टोन वापस लेने ही वाला था कि तभी डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस पर अपने सारे पावर्स झोंक दिए। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अल्ट्रॉन को मजबूत स्पेल में बांध दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर गमोरा ने स्टोन क्रशर की मदद से सारे इन्फिनिटी स्टोन्स तबाह कर दिए। वेल एटलीस्ट इन्हें ऐसा लगा कि स्टोन्स तबाह हो गए, बट ऐसा नहीं था क्योंकि हर रियलिटी के स्टोन्स यूनिक हैं। इन शॉर्ट गमोरा के यूनिवर्स का स्टोन क्रशर अल्ट्रॉन के यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन पर काम नहीं करने वाला। मतलब अब अल्ट्रॉन को सोल स्टोन भी वापस मिल गया। अल्ट्रॉन फाइनली समझ गया कि गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स को हराने इसे बस डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने की जरूरत थी। एक बार डॉक्टर स्ट्रेंज मर गया, उसके बाद बाकियों को मारने में से ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली। तो अल्ट्रॉन ने बाकी सबको इग्नोर करके सारा फोकस डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने में लगा दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर नताशा और कैप्टन कार्टर ज़ोला वायरस को अल्ट्रॉन में इंस्टॉल कर देंगे। पिछले एपिसोड वाला वो ज़ोला वायरस याद है ना? कैप्टन कार्टर ने मौका देकर अल्ट्रॉन का हेलमेट निकाल दिया और नताशा ने क्लिंट की याद में बुल्स आई शॉट मारकर ज़ोला वायरस को अल्ट्रॉन की आंख में इंस्टॉल कर दिया। लकीली इनका प्लान काम कर गया। ज़ोला वायरस ने अल्ट्रॉन के सिस्टम में घुसकर उसके कोड को डिलीट कर दिया। अल्ट्रॉन तो डिलीट हो गया, बट किलमॉन्गर ने अल्ट्रॉन के उस हेड को यूज करके खुद के लिए हाइब्रिड सूट बना लिया और इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने कब्जे में ले लिया। किलमॉन्गर स्टोन्स की मदद से सारे यूनिवर्स को रिस्टोर करना चाहता था। रिचर्ड ने उसे वो स्टोन्स वापस करने को कहा, बट किलमॉन्गर ने इस बात से साफ मना कर दिया। फिर हमने देखा कि ज़ोला एआई ने अल्ट्रॉन की बॉडी पर कंट्रोल कर लिया और इसे भी वो स्टोन्स चाहिए थे। तो अब इन दोनों के बीच इन्फिनिटी वॉर छिड़ गया। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को क्लिक हुआ कि ये लोग यहाँ पर लड़ाई जीतने नहीं बल्कि बस इन्फिनिटी स्टोन्स को अलग करने आए थे। डॉक्टर स्ट्रेंज ने वॉचर की मदद से ज़ोला और किलमॉन्गर को इन्फिनिटी स्टोन समेत अपने पर्पल पॉकेट डायमेंशन में कैद कर लिया। हैप्पी एंडिंग सॉर्ट ऑफ। वॉचर ने ऑलरेडी सारी कहानी प्रेडिक्ट कर ली थी कि आगे चल के किलमॉन्गर इन्हें धोखा देगा और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपने पॉकेट डायमेंशन में कैद करने के लिए मजबूर हो जाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज को अब आखिरी घड़ी तक उस पॉकेट डायमेंशन पर नजर रखनी होगी ताकि ये दोनों सरफिरे फिर से बाहर ना निकल पाए। फाइनल सैक्रिफाइस। मिशन को सक्सेसफुली पूरा करते ही वॉचर ने गार्डियंस को वापस उनकी रियलिटीज में भेज दिया, एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर जहां से ये गायब हुए थे। बाकी सब तो अपनी रियलिटीज में वापस चले गए, पर नताशा उसके यूनिवर्स में जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो वॉचर ने इसे अल्टरनेट यूनिवर्स में भेज दिया, ऐसे यूनिवर्स में जहां के एवेंजर्स उनकी ब्लैक विडो को खो चुके थे। ज्यादा एक्साइटेड मत होना, यह लाइव एक्शन यूनिवर्स नहीं बल्कि दूसरी यूनिवर्स थी। जिस यूनिवर्स में लोकी ने अर्थ पर राज करना चाहा था, वो वाली यूनिवर्स। नताशा ने खुशी खुशी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। देख के लग रहा था कि बाकी यूनिवर्सेस में भी सबको उनकी हैप्पी एंडिंग मिल गई। एंड सीन में वॉचर ने वादा किया कि ये सारी रियलिटीज या सारी कहानियां मल्टीवर्स उसका घर है। वॉचर आखिरी दम तक इसकी रक्षा करेगा। मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि कैप्टन कार्टर को बॉटम की शिप में हाइड्रा स्टॉम्पर का आर्मर मिला, जिसके अंदर कोई बैठा हुआ था। सो स्टीव रॉजर्स सीजन 2 में शायद वापस आ रहे हैं और यहाँ होता है व्हाट इफ सीजन 1 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।